सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 29 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अनुच्छेद लेखन। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और सीखते हैं कि किस प्रकार से अनुच्छेदों को लिखा जाता है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 29 अनुच्छेद लेखन। किसी विषय पर कम शब्दों में अधिक विचार व्यक्त करना अर्थात विषय को सार रूप में प्रस्तुत करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद को निबंध का ही लघु रूप कहा जाता है, जहाँ निबंध में किसी विषय से संबंधित विचारों के प्रस्तुतिकरण में प्रस्तावना, विषय वस्तु, उसके पक्ष विपक्ष तथा निष्कर्ष को आधार बनाया जाता है। वहीं अनुच्छेद में किसी विषय से संबंधित जानकारी सीमित शब्दों में दी जाती है। इसमें विषय को केंद्र मानकर उससे संबंधित सामग्री इस ढंग से प्रस्तुत की जाती है कि क्रमबद्धता और सरलता बनी रहती है। तो बच्चों, जो अनुच्छेद होता है वो एक तरीके से निबंध का ही छोटा रूप होता है। किसी भी विषय पर जब हम कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा अपनी बात को बता पाते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं, वही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। यानी कि ये किसी भी विषय का निबंध एक विस्तृत रूप है, तो एक छोटा रूप है। मतलब उस विषय का हम पूरा सार अपने अनुच्छेद में प्रस्तुत कर देते हैं। उस विषय से संबंधित मुख्य बातों को ही हम बताते हैं। और जैसे निबंध में तो विस्तार रहता है, प्रस्तावना आ गई, विषय वस्तु, पक्ष विपक्ष, सब कुछ रहता है, निष्कर्ष। लेकिन अनुच्छेद में मुख्य बातें ही बताई जाती हैं। किसी विषय को हम केंद्र मान लेते हैं और उससे संबंधित जो भी बातें इस ढंग से पाठकों की समझ प्रस्तुत करते हैं कि हमारी पूरी बात पाठकों की समझ में आ जाए। क्रमबद्धता जरूरी है और सरलता, भाव मतलब जो हमारी भाषा है वो एकदम सरल हो के आसानी से समझ सके हमारे भावों को। अब अनुच्छेद लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना जरूरी होता है जब भी हम अनुच्छेद लिखें। अनुच्छेद लिखते समय किसी भूमिका या उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती। मुख्य भाव ही लेखन का केंद्र होना चाहिए। तो इसमें भूमिका या उपसंहार नहीं देना होता, यानी कि जो हम शुरुआत में बताते हैं निबंध के बारे में जो विस्तार देते हैं वो नहीं जरूरत होता। मुख्य बात पर हम सीधा आ जाते हैं। अनुच्छेद में छोटे छोटे वाक्यों में विचार प्रकट करने चाहिए। वाक्य भी हमारे छोटे हों। अनुच्छेद लिखते समय सदैव सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। भाषा हमारी इतनी सरल हो कि आसानी से पाठकों को समझ में आ जाए। अनुच्छेद लिखते समय उदाहरण, पक्ष विपक्ष तथा अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। तो कभी भी हम अनुच्छेद में ज्यादा उदाहरण नहीं देते हैं, ना ही कुछ पक्ष विपक्ष बताते हैं, बस सीधा हम अपने विषय पर चलते हैं। अनुच्छेद लिखते समय वाक्यों में तारतम्य होना बना रहना चाहिए, मतलब क्रमबद्धता हो। यानी कि जो बात हमें पहले बतानी चाहिए बाद में, बाद वाली बात पहले, उल्टा पुल्टा नहीं, गलत है। अब कुछ अनुच्छेद पढ़ लेते हैं जिसके माध्यम से हम सीख पाएंगे कि अनुच्छेद लेखन किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला हमारा अनुच्छेद है राजभाषा हिंदी। जो हमारे पूरे राष्ट्र की भाषा है हिंदी है वो, क्योंकि ये ज्यादातर भारत के राज्यों में बोली जाती है। इसके बारे में जानेंगे। किसी देश के इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन विरासत को जानने व समझने के लिए उस देश की राजभाषा एक सशक्त एवं श्रेष्ठ माध्यम होती है। अगर हम किसी देश के इतिहास को, सभ्यता को, संस्कृति को, जो प्राचीन बातें हैं, जो हमारी प्राचीन धरोहरें हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हम उस देश की भाषा में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जो कि राजभाषा होती है। मनुष्य अनेक भाषाएं बोल तथा समझ सकता है, लेकिन अपने भावों की जितनी उचित अभिव्यक्ति व सहजता एवं सरलता से अपनी राजभाषा में कर सकता है, उतनी किसी और भाषा में नहीं। मतलब जो मनुष्य है, जो प्राणी है, बहुत प्रकार की भाषा को बोल सकता है, समझ भी सकता है, लेकिन जो अपने मन के भाव है वो जितना अच्छे से अपनी भाषा में बता सकता है और किसी भाषा में नहीं बता सकता। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को इसे भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की। हिंदी भारत के विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। इसके अतिरिक्त भी भारत में अनेक भाषाएं बोली एवं समझी जाती हैं, लेकिन जो सम्मान एवं उच्च दर्जा हिंदी को प्राप्त है वह किसी अन्य भाषा को नहीं। हिंदी हमारी राजभाषा है, इसीलिए उसके प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाना तथा इसकी उन्नति के लिए सदैव तत्पर रहना हमारा परम कर्तव्य है। नेक्स्ट है हमारा सच्चा अध्यापक। अगला अनुच्छेद है, हमने देखा कि किस प्रकार से मुख्य बातों को ही अनुच्छेद में रखा गया है, सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। अब हमारा सच्चा अध्यापक, अध्यापक के बारे में अनुच्छेद है बच्चों, पढ़ते हैं। एक अच्छे और सच्चे अध्यापक से शिक्षा प्राप्त करने वाला विद्यार्थी
सत्य का प्रेमी और खोजी होता है। उसके मन में जिज्ञासा होती है और हृदय में नम्रता तथा प्राणी मात्र के लिए सौहार्द होता है। वह संयमी और परिश्रमी होता है। का सदैव यह प्रयत्न होता है कि वह पृथ्वी अधिक सभ्य और शिखर हो अ, तथा समाज अधिक समृद्ध व उन्नत हो। सत्य और त्याग उसके जीवन की प्रेरक शक्तियां होती हैं, मतलब प्रेरणा देने वाली होती है सत्य और त्याग। ऐसे अध्यापक और उनके शिष्य ही किसी राष्ट्र की अमूल्य निधि होते हैं। तो सच्चे अध्यापक में जो जो गुण है उसमें उनको बताया गया है, ठीक है, अनुच्छेद में। अब है हमारा अगला अनुच्छेद है मेट्रो रेल। ठीक है, मेट्रो रेल के बारे में बताना है। विज्ञान ने अनेक अद्भुत आविष्कार किए हैं, जिनमें से एक है मेट्रो रेल। मुझे मेट्रो रेल देखने का अवसर तब मिला जब मैं अपने माता पिता के साथ दिल्ली के प्रगति मैदान में लगा मेला देखने गया। स्टेशन पर पहुंचकर हम फूले न समाये और जब मेट्रो रेल देखी तो उसे देखते ही रह गए। आगे पढ़ते हैं। रेल के दरवाजे अपने आप खुले और हमारे अंदर जाते ही सभी दरवाजे बंद भी हो गए तथा रेल चल दी। पूरी मेट्रो वातानुकूलित थी, यानी कि एसी था। अगला स्टेशन आने से पहले उसकी घोषणा हो रही थी, जिससे उतरने वाली सवारियां दरवाजे के पास आ जाती थी। मेरे अनुसार दिल्ली शहर को मेट्रो एक वरदान के रूप में प्राप्त हुई है, जिसने यहाँ की यातायात समस्या को हल किया है उसके साथ साथ प्रदूषण को भी कम कर दिया है। इतना नहीं, इसके कारण सड़कों पर भीड़ में हुई भारी कमी से सड़क दुर्घटनाएं भी कम हो गई हैं। ठीक है, मेट्रो के फायदे बता दी कि क्या है मेट्रो कैसे, ठीक है, ये बता दिया। अब है निंदा की भावना। ये एक अनुच्छेद है में कि हमें दूसरों की निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए, बुराई क्यों नहीं करनी चाहिए। निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। दूसरों की निंदा करके वह ऐसा अनुभव करता है कि वे सभी निकृष्ट हैं, वह उनसे अच्छा है। इससे उसकी अहम की तुष्टि होती है, मतलब अहम मतलब जो घमंड है उसके अंदर, अहंकार जो भरा हुआ है, उसकी शांति होती है। बड़ी लकीर को थोड़ा मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। कर्म ही ईर्ष्या द्वेष की भावना को नष्ट करता है तथा उनसे उत्पन्न होने वाली निंदा को मारता है। कर्महीन मनुष्य को कर्मठ मनुष्य से ईर्ष्या होती है, मतलब जो काम नहीं करते आलसी होते हैं, और जो काम करने वाले मनुष्य वो उनसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि अकर्मण्यता के कारण उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय रहता है, और यही निंदा की भावना का स्रोत है। यहीं से निंदा उत्पन्न होती है। जो आलसी व्यक्ति होते हैं, कुछ कर तो पाते ही नहीं, दूसरों में कमियां निकालते रहते हैं और फिर वो निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। ठीक है बच्चों, हमने अनुच्छेदों को बहुत अच्छे से पढ़ा, यह जाना कि किस प्रकार से लेखन कार्य होता है। सरल भाषा का प्रयोग है, छोटे छोटे वाक्यों में क्रमबद्धता इसका प्रमुख गुण होता है अनुच्छेद का। तो अब हम यहाँ पर आओ अभ्यास करें के अंतर्गत अभ्यास कार्य कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ दिए गए विषयों पर अनुच्छेद लिखिए। यहाँ पर विषय दिए गए हैं, उस पर आपको अनुच्छेद लेखन का कार्य करना है, स्वयं करना है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। अनुच्छेद पढ़ देती हूँ। प्रदूषण, ठीक है, प्रदूषण। दूसरा है भाग्य और पुरुषार्थ। भाग्य और पुरुषार्थ जो हम कार्य करते हैं उनका क्या आपस में क्या संबंध है। विद्यार्थी और राष्ट्र निर्माण, हमारा देश भारत, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, विद्यार्थियों के द्वारा किस प्रकार से राष्ट्र निर्माण होगा इसके बारे में बताएंगे, और अपने देश भारत के बारे में बताना है। छोटा लिखना है, सीमित शब्दों में आपको ये लिखना है। और है पर उपदेश कुशल बहुतेरे, मतलब दूसरों को उपदेश देने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन स्वयं उस बात पर अमल करने वाले बहुत कम होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से अनुच्छेद लेखन के विषय में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।